हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके रॉयल स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पार्ट 5 लेके आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो स्टार्ट करते हैं। आज पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्ट्ज में। कंप्यूटर की गति किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। दोस्तों ऑप्शन ना बोल के मैं सीधे आंसर बोल दूंगा ताकि ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। मैंने पहले इसमें लगा रखे। अगला प्रश्न है, सबसे पहले कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी थी वह इसका निर्माण कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले जो कैलकुलेटिंग मशीन है वो पास्कल थी। कौन सी थी? पास्कल, जिसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने 1642 में किया था और ये फ्रांस में हुआ था इसका आविष्कार। ठीक है ना। अगला है, निर्देशों का समूह कहलाता है। निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? तो निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोग्राम। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? यानी कंप्यूटर का जनक यानी पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है, आंकिक और तार्किक पदों को अभिव्यक्त करने वाली या गणना करने वाली स्वचालित मशीन को कहते हैं। यानी अर्थमेटिक और लॉजिकल दोनों प्रकार के एक्सप्रेशन को यानी ऑपरेशंस को करने वाली ऑटोमेटिक मशीन, स्वचालित मशीन क्या कहलाती है? कंप्यूटर कहलाती है। ठीक है ना। कंप्यूटर होता है वो, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो ये नहीं है, ये कंप्यूटर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर शब्द किससे बना है? तो कंप्यूटर शब्द है वो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से। तो इसका आंसर हो जाएगा व कंप्यूट। यानी कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में डाटा को किस गणितीय पद्धति के अंतर्गत दर्शाया गया है? यानी आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में डाटा को ना कौन सी पद्धति में दर्शाया जाता है? तो बाइनरी पद्धति में दर्शाया जाता है। कौन सी पद्धति में? बाइनरी में। सभी जानते हो आप, कंप्यूटर में जो भी डाटा है वो बाइनरी फॉर्म्स में स्टोर होता है और बाइनरी रूप में इसमें गणना होती है। तो बाइनरी में 2 अंक होते हैं, 0 और 1। तो इन्हीं अंकों पर सारी प्रक्रिया चलती है। अगला प्रश्न है, किन 2 संकेतों से डाटा को दर्शाया जाता है? तो डाटा के दर्शाने के लिए जो बाइनरी अंकों का प्रयोग होता है और बाइनरी में 2 अंक होते हैं, 0 और 1। तो ये 2 सिग्नल होते हैं, 2 संकेत होते हैं, 0 और 1। अगला है, बिट क्या है? तो बिट है वो सबसे छोटी इकाई है। ध्यान देना, बाइनरी डिजिट का प्रत्येक अंक ना 0 और 1, प्रत्येक अंक 1 बिट को प्रदर्शित करता है और मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई ये बिट ही होती है। तो बिट क्या है? सबसे छोटी इकाई है मेमोरी को मापने की। अगला है, एक शब्द को दर्शाने के लिए कितने कंप्यूटर बिट का उपयोग करते हैं? एक शब्द को, ठीक है ना, एक शब्द का मतलब 1 बाइट। 1 बाइट को दर्शाने के लिए कंप्यूटर बिट का प्रयोग करते हैं। तो 8 बिट का प्रयोग करते हैं। कितने बिट का प्रयोग करते हैं? 8 बिट का। अगला है, कितने बिट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं? तो 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। 8 बिट का समूह 1 बाइट कहलाता है। ऐसे भी कह सकते हैं 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। तो ये ध्यान देना, ये कंप्यूटर की जो मेमोरी है, तो मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई, मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। ठीक है ना। और मेमोरी को मापने की मानक जो इकाई है, स्टैंडर्ड यूनिट है, वो बाइट कहलाती है। ठीक है। और मेमोरी को मापने की बहुत सी इकाइयाँ हैं। उसके बाद बिट, बाइट, उसके बाद केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी और भी आगे है, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, है ना। तो बहुत सारी मेमोरी इकाइयाँ होती है। विभिन्न मेमोरी इकाइयों का संबंध है, मैंने एक वीडियो बना रखा है उसके ऊपर अलग से, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कैरेक्टर को दर्शाने वाला सबसे आम कोड क्या है? तो कंप्यूटर में जो अक्षरों को दर्शाने के लिए कौन से कोड का प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से? तो एस के कोड का प्रयोग किया जाता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका पूरा नाम है आज के कोड का, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आज के कोड भी 2 प्रकार का होते हैं, एक 7 बिट का होता है, एक 8 बिट का होता है। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट कितने बाइट से मिलकर बनता है? यानी 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। ध्यान देना, 1 KB में 1024 बाइट होते हैं।
ठीक है। यहाँ 1 किलोबाइट में यदि बिट पूछता ना, बिट है ना, तो बिट पूछता तो 1 किलोबाइट में 1024 गुणा 1024 बिट हो जाते बिट। यहाँ पे केवल बाइट पूछा है तो 1024 बाइट हो गए। यदि बिट पूछता तो 1024 गुणा 1024 बराबर 10,48,576 बिट हो जाते हैं। अगला है कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई, तो कंप्यूटर इनमें से सबसे बड़ी इकाई है वो पीबी है, पेंटाबाइट। पेटाबाइट इसका सबसे बड़ी इकाई है इनमें दी हुई में से, ठीक है। 1 मेगाबाइट में यानी 1 MB में, 1 MB में कितने होते हैं? 1024 KB होते हैं। 1 MB में 1024 KB। अगला है द्वितीय पीढ़ी का समय है। द्वितीय पीढ़ी का समय काल क्या है? तो 1956 से 1964 ये द्वितीय पीढ़ी का समय काल माना गया है। अगला है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किसके बने होते हैं? मतलब प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक अवयव के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक अवयव के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब का। तो ध्यान देना, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब का। यानी किसकी बनते हैं? वैक्यूम ट्यूब की। और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी में IC का प्रयोग किया था। और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो ENIAC था। कौन सा था? ENIAC। इसका पूरा नाम भी है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये ENIAC का पूरा नाम है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? नियंत्रण केंद्र, ठीक है ना। तो नियंत्रण केंद्र वो CPU कहते हैं। किसको कहते हैं? CPU को, यही नियंत्रण करता है। अगला कीबोर्ड में सबसे लंबी की कौन सी होती है? तो कीबोर्ड में जो सबसे लंबी की होती है वो होती है स्पेस की। कौन सी होती है? स्पेस की। तो कीबोर्ड में आप देखते हो सबसे अंतिम रो में, सबसे अंतिम पंक्ति में बीच में होती है ना सबसे लंबी की, स्पेस की बोलते हैं उसको, स्पेस की। दो शब्दों के बीच में स्पेस देने के लिए, जगह छोड़ने के लिए हम स्पेस की का प्रयोग करते हैं। तो सबसे लंबी की स्पेस की होती है। अगला प्रश्न है प्रथम पीढ़ी में डेटा को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? डेटा को स्टोर करने के लिए। ध्यान देना, पहले तो प्रश्न आया था कि प्रथम पीढ़ी किसके बने होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अवयव में किसका प्रयोग करते हैं? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते हैं। लेकिन डेटा को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं प्रथम पीढ़ी में? तो डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक कोर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मैग्नेटिक कोर का। अगला प्रश्न है 22वां, सिलिकॉन की बनी एक छोटी चिप कहलाती है। यानी सिलिकॉन की बनी एक छोटी चिप क्या कहलाती है? IC कहलाती है। क्या कहलाती है? IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। हिंदी में इसको बोलेंगे एकीकृत परिपथ। क्या कहेंगे? एकीकृत परिपथ। और IC का प्रयोग तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है ऐसा कौन सा कंप्यूटर परिपथ है जिस पर ट्रांजिस्टर रजिस्टर को एक साथ जोड़ा जा सकता है? तो ऐसा IC होती है IC। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का हार्ट किसे कहते हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं। किसको कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर को। नेक्स्ट है कौन सी पीढ़ी में कंप्यूटर पूरी तरह से विकसित हुआ? तो चतुर्थ पीढ़ी में कंप्यूटर का पूरी तरह से विकास हो गया। और चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर है इन्हीं को पूर्ण रूप से पूर्ण जनरल पर्पज कंप्यूटर कहा गया। पूर्ण जनरल पर्पज कंप्यूटर भी चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर को कहा गया क्योंकि इस अवस्था में कंप्यूटर पूरी तरह से विकसित हो गए। तो नेक्स्ट प्रश्न है यूजर के द्वारा दिए गए पूरे सोर्स कोड को मशीनी कोड में परिवर्तित करने का कार्य करता है। कौन करता है? यानी पूरे सोर्स कोड को एक साथ मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, तो कंपाइलर करता है ऐसा कार्य। कौन करता है? कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? पूरे सोर्स कोड को एक साथ मशीनी भाषा में बदल देता है, ठीक है ना। इंटरप्रेटर ये क्या करता है? इंटरप्रेटर ये सोर्स कोड को पंक्ति दर पंक्ति मतलब लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, यानी लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है, ठीक है ना। ये सोर्स कोड को मशीनी कोड में लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है, जबकि कंपाइलर है पूरे सोर्स कोड को एक साथ ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। अगला है निम्न स्तरीय भाषा का अनुवादक है। तो निम्न स्तरीय भाषा का अनुवादक कौन सा है? असेंबलर है। कौन से? असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है। तो ये अनुवाद करने के लिए मशीनी भाषा का अनुवादक है असेंबलर, तो असेंबली भाषा के प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है। और ये जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है ये उच्च स्तरीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को यानी जो सोर्स कोड है उसको मशीनी भाषा में बदलते हैं। इन दोनों में भी अंतर है। दोनों में अभी मैंने जो बताया था, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करते हैं, एक साथ अनुवाद करते हैं, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन इसका अनुवाद करता है। अगला प्रश्न है बाइनरी भाषा का विकास करने वाली महिला थी।
तो बाइनरी भाषा का विकास करने वाली जो महिला है उसमें नाम आता है एडा अगस्ता। इसका नाम आता है एडा अगस्ता हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बाइनरी भाषा का जो बूलियन एल्जेब्रिक है उनमें जो 0-1 है उनका प्रयोग सबसे पहले गॉडफ्रीड लीबनिज ने किया था इसका विकास, लेकिन महिला का नाम एडा अगस्ता का है। नेक्स्ट है एएलयू व सीयू किसके पार्ट है? तो एएलयू और सीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के पार्ट है। सीपीयू के 3 भाग मैंने बताए थे, एएलयू, सीयू और मेमोरी। संसाधित डेटा जाना जाता है। संसाधित डेटा कैसे जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। जो रॉ फैक्ट्स होते हैं, कच्चे तथ्य होते हैं, वो डाटा कहलाते हैं और उन पर प्रोसेस होने के बाद वो किस में बदल जाते हैं? अर्थपूर्ण सूचनाएं में बदल जाते हैं, इन्फॉर्मेशन में बदल जाते हैं। तो संसाधित डेटा यानी प्रोसेस किया हुआ डेटा वो क्या कहलाता है? इन्फॉर्मेशन। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का कौन सा भाग सिर्फ मैनेजिंग का कार्य करता है? यानी सिर्फ मैनेजिंग का कार्य कौन सा भाग करता है? कंट्रोल यूनिट। कौन सा भाग हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट जो है वो केवल मैनेजिंग यानी कंट्रोल का कार्य करता है, नियंत्रण का कार्य करता है, देख रेख का कार्य करता है। अगला है वह भाषा जो कंप्यूटर समझ सकता है। तो कौन सी भाषा समझ सकता है कंप्यूटर? कंप्यूटर केवल मशीनी लैंग्वेज समझ सकता है, मशीनी भाषा ही कंप्यूटर समझ सकता है। राइट आंसर हो जाएगा मशीनी लैंग्वेज। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है। तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी है? रैम है। कौन सी होती है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। ध्यान देना, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। ये मॉडेम क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को पुनः एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर कहते हैं। अगला प्रश्न है एएलयू का पूरा नाम क्या है? एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट है। नेक्स्ट प्रश्न है मेमोरी यूनिट किसका हिस्सा है? तो मेमोरी यूनिट है वो सीपीयू का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? सीपीयू। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी। तो मेमोरी भी सीपीयू का हिस्सा है। अगला है वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? तो वोलेटाइल जो मेमोरी है वो रैम को कहते हैं। वोलेटाइल का अर्थ होता है उड़ने वाली मेमोरी यानी नष्ट होने वाली मेमोरी। तो रैम है, ये रैम वोलेटाइल मेमोरी कहलाते हैं क्योंकि इसमें डाटा है वो अस्थायी रूप से स्टोर होता है। अगला है ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें डाटा को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो ऐसी मेमोरी होती है डायनेमिक मेमोरी। कौन सी होती है? डायनेमिक, यानी डी रैम जिसको बोलते हैं, डी रैम डायनेमिक रैम होती है जिसमें डाटा को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है रैम का पूरा नाम बताइए। तो रैम का जो पूरा नाम है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सा होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगला प्रश्न है ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें डेटा को पराबैंगनी किरणों से हटाया जा सकता है? तो ऐसी मेमोरी है ईपीरोम। इसको ईप्रोम भी कहते हैं, ईप्रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर से सुनना, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डाटा को हम पराबैंगनी किरणों से हटाकर और नया डाटा स्टोर कर सकते हैं, ईप्रोम। अगला है प्राथमिक मेमोरी किसकी बनी होती है? तो जो प्राथमिक मेमोरी है वो सेमीकंडक्टर से बनी होती है, अर्धचालक से बनी होती है। किससे बनी होती है? अर्धचालक से। अगला है द्वितीयक मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो द्वितीयक मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी यानी सहायक मेमोरी कहते हैं। इसको सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। इसको एक्सटर्नल मेमोरी यानी बाह्य मेमोरी भी कहते हैं। अगला है कौन सी मेमोरी में डाटा सीक्वेंस में स्टोर होता है? तो मैग्नेटिक टेप यानी चुंबकीय टेप जो होती है उसमें डेटा है वो सीक्वेंस में स्टोर होता है। सीक्वेंस में यानी क्रमिक रूप से, इसमें क्रमिक रूप से स्टोर होता है और क्रमिक रूप से पढ़ा जाता है। मैग्नेटिक टेप में जो सीक्वेंस से पढ़ने की जो विधि होती है उसको सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड बोलते हैं ना, क्रमागत अभिगम विधि। अगला है हार्ड डिस्क को किस में बांटा गया है? तो हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटा गया है। ट्रैक और सेक्टर, जो हार्ड डिस्क जो प्लेट होती है उस पर वृत्ताकार वलय होता है, वृत्ताकार वलय जिसको ट्रैक बोलते हैं, और ट्रैक को फिर से विभाजित किया जाता है सेक्टर्स में और इन्हीं ट्रैक और सेक्टर में डाटा स्टोर होता है। तो हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटा गया। अगला फ्लॉपी डिस्क कितने प्रकार की होती है? तो फ्लॉपी डिस्क है वो 2 भागों में बांटा गया है। फ्लॉपी डिस्क पर डाटा को रीड राइट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो फ्लॉपी डिस्क पर डाटा को रीड राइट करने के लिए छिद्रों की आवश्यकता होती है, होल की, इंडेक्स होल जिसको बोलते हैं उसकी आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होना क्या कहलाता है? तो ये बूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बूटिंग। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कंप्यूटर की जो स्टार्ट होने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर की जो मेमोरी है रोम, कंप्यूटर की मेमोरी जो रैम उसमें लोड होता है। इसी प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। अगला है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने
कौन सी बूटिंग कहलाती है? तो ये वार्म बूटिंग कहलाते हैं। बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड और वार्म। तो कंप्यूटर को जब रीस्टार्ट करते हैं उस समय वो वार्म बूटिंग कहलाती है, क्योंकि कंप्यूटर पहले से स्टार्ट होता है, उसको हम रीस्टार्ट करते हैं, है ना, तो वो वार्म बूटिंग कहलाती है, ठीक है ना। और यदि हम कंप्यूटर को बंद कंप्यूटर को चलाते हैं ना, तो वो कोल्ड बूटिंग कहलाती है। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड पर कार्य करता है, यानी कमांड बेस है? तो ये डोस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कमांड बेस होता है, यानी कमांड पर कार्य करते हैं। बाकी जो विंडो है, विंडोज 7 है, विंडो XP है, ये विंडो की वर्जन है, ये GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। जबकि डोस जो है वो कमांड बेस पर कार्य करते हैं, कमांड के द्वारा इसमें सारा कार्य किया जाता है। तो इन प्रश्नों को यहीं समाप्त करते हैं। आगे के जो 50 प्रश्न है 51 से 100 वो अपन अगले पार्ट में लेंगे। धन्यवाद।